अपनी धरोहर कार्यशाला अपनी धरोहर के यह कार्यशाला लेने के लिए हमारा बीच उपस्थित है पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवा भवन का मेंटर और नेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल फोरम का चेयरमैन, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा भाई श्री अनिल जी जाजोदिया। मैं सबसे निवेदन करूं हूं कि करतल ध्वनि से श्री अनिल भैया का जोरदार स्वागत आपा करा। कार्यक्रम में आगे बढ़ाते हुए मैं रोहित सरावगी जी से अनुरोध करूं कि यूं तो अनिल भैया कोई परिचय का मोहताज को नहीं, हर व्यक्ति मंच परिवार में अनिल भैया ने जाना है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हो सका उधर नया हो, उसके लिए रोहित जी से अनुरोध है कि कृपया अनिल भैया को एक परिचय पूरा जरूर प्रस्तुत करो। रोहित जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भैया। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल जी जाजोदिया का परिचय देने के लिए बुलाया गया है। मैंने मारवाड़ी युवा मंच 2006 में ज्वाइन किया था और उस समय मारवाड़ी युवा मंच के 8वें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अनिल भैया थे। अनिल भैया के बारे में क्या बोलूं, उन्होंने आज तक देश विदेश में 1200 से अधिक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया है, जिसमें देश विदेश के काफ़ी छात्र छात्राएं, काफ़ी लोगों ने प्रेरित हुए हैं उनसे। उन्होंने काफ़ी देश विदेश में मीडिया हाउसों में एक्सपर्ट पैनलिस्ट के रूप में अपना संबोधन दिया है। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा उन्हें युवा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। धन्यवाद। मैं अपनी धरोहर के इस मंच पर सादर आमंत्रित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जी जाजोदिया भैया आप मंच पे आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सुमित जी चमरिया और वर्तमान में नेशनल डायरेक्टर और आंध्र प्रदेश तेलंगाना के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश एम जैन जी से कि वो आए और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल भैया का सम्मान करें। ले सुरेश जी अनिल भैया का चंदन और टीका लगा करके स्वागत करते हुए और दुपट्टा उड़ा करके हम लोग अनिल भैया का बहुत बहुत इस मंच पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से अनिल भैया का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। अब मैं इस कार्यशाला के लिए
समय न गवाते हुए डायरेक्ट अनिल भैया को आमंत्रित करता हूं। अनिल भैया। धन्यवाद प्रिय प्रशांत। आज इस अवसर पर आप सबसे अपनी बातचीत प्रारंभ करूं उसके पहले अपनी माताजी को सादर प्रणाम करता हूं, जिनके आशीर्वाद से ही हम लोग जीवन में कुछ भी सीख पाते हैं और शायद कुछ कर पाते हैं। मैं प्रमोद जी को कल रात को कह रहा था कि भाषा और संस्कृति का काम आसानी से होता भी नहीं है। मुझे कल रात को फ्लाइट से आना था, कल जो हेरफेर हुआ उसमें मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई और एक बार ऐसा लगा कि मेरा पहुंचना संभव नहीं हो सकेगा। लेकिन एक दूसरी बात है जिसको हम सब लोग मानते हैं कि ईश्वर जो चाहता है वो काम करा भी लेता है। क्या बोला? तो उसी रूप में शायद मेरा आगमन भी हुआ है, क्योंकि जब मैंने सूचना दी इस बात की कि मैं नहीं आ पाऊंगा, तो हमारे कलकत्ता के मित्रों ने आपस में विमर्श किया। मुकेश जी ने कहा मैं और लोगों से बात करता हूँ, मैं देखता हूँ कैसे ट्रेन से आ सकते हैं, देखता हूँ। फिर पता चला कि हावड़ा की जो शाखा के अध्यक्ष उमंग हैं वो दिल्ली से कलकत्ता राजधानी से आ रहे हैं, जो मेरे शहर से गुजर के आने वाली है। उनसे बात की कि भाई एक सीट हमको चाहिए, कि उनका ग्रुप ट्रैवल कर रहा है। उन्होंने कहा हमारे पास एक सीट की व्यवस्था हो जाएगी, भैया को लेके आएंगे। और मैं रात को जब मुगलसराय स्टेशन पर पहुंचा तो मेरे लिए सीट बहुत अच्छे से तैयार थी। और बहुत ही सच बात यह है कि एयर होस्टेस इतना ध्यान रख के नहीं लाती जिस तरीके से परिवार के लोग मुझे लेकर के यहाँ पर आए हैं। तो मैं उमंग और नवीन को भी इस बात के लिए स्मरण करना चाहता हूँ। और ऐसे भी मैंने काम गलत भी किया था, क्योंकि मारवाड़ी संस्कृति के इस तरह के आयोजनों में मैं फ्लाइट की जगह यदि ऊँट से आने का विचार करता तो ज़्यादा प्रासंगिक है। इतनी सुविधा, क्योंकि अभी वो राजेंद्र केडिया जी बता रहे थे कि 225 कहावतें ऊँट के बारे में है और हम लोगों ने इसका विकल्प ही नहीं सोचा था, तो निश्चित तौर पर ऐसा है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आज आपसे हिंदी में ज़्यादा बातचीत करूँगा, क्योंकि मारवाड़ी संस्कृति ऐसे देखेंगे तो 3-4 चीज़ों से पहचानी जाती है, वेशभूषा से, भाषा से, संस्कार से। तो भाषा वाला काम थोड़ा हिंदी में ज़्यादा कर लूँगा। अधिक सहज महसूस करते हैं क्योंकि हम लोग जिस परिस्थिति में रह रहे हैं उसमें हिंदी में ज़्यादा बातचीत करते हैं। अभी मैं देख रहा था कि प्रमोद जी जब पिछला सत्र चल रहा था तो यहाँ पर घूमना शुरू कर दिए थे जब सत्र समापन की ओर था। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि इशारा किसके लिए है, तो उन्होंने कहा कि वक्ताओं के लिए इशारा है कि भाई अब सत्र का समय समाप्त हो गया है। तो मैंने प्रमोद जी से पूछा कि मेरे समय तो आप नहीं घूमने वाले हैं ना तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जब प्रमोद जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, इस प्रमोद जी ने अपने मन से ही इसको कार्यशाला का नाम दे दिया कि मैं आपसे बातचीत करूं। और मुझे नहीं लग रहा था कि इस 2 दिवसीय आयोजन के दौरान कार्यशाला क्यों कहा जा रहा है इसको। और कार्यशाला बड़ा मुश्किल काम भी होता है। जो लोग भी कार्यशालाएं करते होंगे वो देखते होंगे 25-30 मिनट तो संवाद करना पड़ता है, संपर्क स्थापित करने में, और उसके बाद कार्यशाला शुरू होती है। और यहाँ 25-30 मिनट में पूरी कार्यशाला ही करनी है, तो संवाद और उसके लिए बाकी चीज़ों के लिए समय नहीं है। हम और आप बातचीत करेंगे और कार्यशाला होती भी यही है। सामान्य सत्रों में एक तरफा बातचीत ज़्यादा होती है, कार्यशाला तब बेहतर होती है जब 2 तरफा संवाद हो। कुछ बातें मैं करूं जो आप तक पहुंचे, और कुछ बातें, इशारे, कुछ ऐसे अनकहे संवाद आप भी करते चलें जो मेरे तक पहुंचे। आज जो हम लोग अभी बातचीत करेंगे बहुत संक्षेप में बातचीत करेंगे, और हम लोग बातचीत करने में एक तो हम लोग धरोहर के बारे में बात करेंगे क्योंकि इस कार्यक्रम का शीर्षक अपनी धरोहर है। एक हम लोग बातचीत करेंगे थोड़ी सी मारवाड़ी समाज के बारे में, क्योंकि समाज से ही सीधी ये संस्कृतियाँ जुड़ी हैं। थोड़ी भाषा की, थोड़ी साहित्य की, थोड़ी संस्कृति की, लेकिन इन सब की बातचीत इस संदर्भ में करेंगे कि ज़रूरतें क्या हैं, क्या किया जा सकता है, और हम और आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब तक
इस संदर्भ के साथ बातचीत नहीं जुड़ेगी कि हम और आप क्या कर सकते हैं, तो शायद इस तरह के संयोजनों का, आयोजनों का, मेल मिलापों का कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले बातचीत की शुरुआत धरोहर से ही करते हैं। मुझे नहीं लगता कि धरोहर क्या होती है इस बारे में किसी को भी कुछ बताने की आवश्यकता है। तो ये जो 6 विषय हैं जिन पे हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, और धरोहर की चूंकि बातचीत करने जा रहे हैं, तो जो मैं कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि धरोहर के बारे में बहुत किसी को बताने की आवश्यकता है। हम सब लोग धरोहर समझते हैं। हम समझते हैं कि धरोहर दोनों तरीके की होती है। कुछ भौतिक धरोहरें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, इमारतें हैं, कुछ और ऐतिहासिक चीज़ें हैं, कुछ साहित्य है, कुछ चीज़ें हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मूर्तियाँ हैं, पेंटिंग्स हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब साहित्य के रूप में है, कहावतों के रूप में है, और चीज़ों के रूप में है, रचनाएं हैं, संगीत है, नृत्य है। तो इन सब रूप में भी वो एग्जिस्ट करती हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये धरोहर और विरासत में फ़र्क क्या है। यह एक बड़ा प्रश्न है, और कई बार मुझे ऐसा लगता है, और मेरी बात से बहुत सारे लोग आप में से डिसएग्री कर सकते हैं, मुझसे बड़े अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, आदरणीय रतन भाई साहब हैं, मालू जी हैं, राजेंद्र केरिया जी थे, सुरेखा जी हैं, बहुत सारे, दाइमा जी दिखाई दे रहे हैं, नंद गोपाल जी, बहुत सारे लोग बैठे हैं जो मुझसे अधिक जानकार हैं। तो आप मुझे सही भी कर सकते हैं और हमारा सही मार्गदर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि विरासतें कई बार व्यक्तिगत ज़्यादा होती है, धरोहरें समाज की या संस्कृति की या पूरी कम्युनिटी की ज़्यादा होती है। विरासतें कई बार नकारात्मक भी हो सकती है, लेकिन अधिकांशतः धरोहरें सकारात्मक होती है, और कुछ न कुछ सबको जोड़ करके आगे बढ़ने की उसमें संभावना होती है, क्योंकि धरोहरें संस्कृति और हमारी पहचान से जुड़ी होती हैं, क्योंकि धरोहरें शिक्षा और प्रेरणा देती है, क्योंकि धरोहरें संपर्क और संबंध बनाकर चलती हैं, और इन सब चीज़ों से बड़ा फर्क पड़ता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। वर्ष 2001 में मेरा एक छोटे से 5 लोगों के ग्रुप में हम इंडियंस एक कोरिया के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत कोरिया गए थे। तो 5 लोग हम लोग यहाँ से गए थे, और उसके 3 महीना पहले 5 लोग वहाँ से आए थे। तो जब हम लोग कोरिया गए थे, सियोल के पास में एक नदी पर हमारा एक क्रूज का टूर ऑर्गेनाइज किया गया था। एक शाम हम लोग 4 बजे करीबन क्रूज पे गए थे, और पूरा डिनर तक हमको उस शहर का क्रूज से दौरा करना था, और डिनर वहीं पर ऑर्गेनाइज किया हुआ था। जब हम क्रूज के माध्यम से वो भ्रमण कर रहे थे, तो बहुत सारे किसी एक कोरियन स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे 8, 10, 12 साल के बच्चे भी टूर पर आए हुए थे, लगभग 150 बच्चे। तो स्कूल टूर पर हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। टूर के दौरान ऐसे ही हम लोगों ने, उस समय 2001 की बात कर रहा हूँ, तो सेल्फी उल्फी का दौर नहीं था, मोबाइल से फ़ोटो खींचने का दौर नहीं था। चूँकि हम भी 1 महीने के टूर पर गए थे, तो हम बड़ा कैमरे वैमरे लेके गए थे अच्छे से। तो टूर के दौरान हम लोग अपना एक ग्रुप फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहे थे। एक लगभग 10 साल की बच्ची जो उस टूर के दौरान उस शिप पे मौजूद थी, स्कूल की बच्ची, उसने पहल की, और उसने इशारे से, मैं कहा कोरियन लैंग्वेज कम आती थी, बहुत कम शब्द जानते थे, और उनको भी मालूम था कि ये नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इशारे से हमसे कहा कि लाओ आपकी फ़ोटो मैं खींच देती हूँ। हमें बहुत अच्छा लगा। हम 5 लोग, उसके हाथ में कैमरा दिया, हम 5 बड़ा सज धस के पोज दे करके खड़े हो गए। और वो कैमरा जब उस लड़की ने अपने हाथ में लिया, तो उसने कैमरा लिया, कैमरे को देखा, पलट के देखा, उसके बाद कैमरा वापस कर दिया और बोला मैं फ़ोटो नहीं खींचूँ। बड़ा हमारे लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन था। तो हमने पूछा कि क्यों? तो हमारे साथ जो दुभाषीय थे, उनकी मदद से उसने हमें कहा कि आप कोरिया में आए हैं और आप इंडिया में आए, इंडिया से आए हैं, और ये कैमरा जापान का है। कोरिया और जापान की पट्टी नहीं, ऐतिहासिक लड़ाई थी। एक समय जापान ने कोरिया को इन्वेड करने की कोशिश की थी, तो उसने कहा मैं जापान मेड कैमरा से फ़ोटो नहीं खींचूंगी। यदि ये कोरिया का होता या इंडिया का होता
तो मैं ये बड़े शौक के साथ फोटो खींचती। और शायद उस दिन मुझे ये बात समझ में आई कि कल्चर बहुत तेज बोलता है, बहुत स्पष्ट बोलता है और सारी बात कह देता है। हम और आप इस विषय को विचार करने का विषय भी है कि ये आयोजन हम और आप क्यों कर रहे हैं, और हम और आप कर रहे हैं तो यह भी विचार करने का विषय है कि मारवाड़ी युवा मंच ये आयोजन क्यों कर रहा है। और मुझे लगता है ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि मारवाड़ी युवा मंच के अलावा कोई और ये आयोजन कर ही नहीं सकता था, क्योंकि हम लीड ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम पूरे देश में हैं, हम मारवाड़ियों को सबसे अधिक कनेक्ट कर सकते हैं और हम युवा हैं। और धरोहर जैसी चीज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यदि किसी के पास है तो वो युवा के पास है। इसलिए भी हमें यह आयोजन करना बहुत आवश्यक है। 2 दिन रहेंगे, 10 सत्रों में 200 अतिथि रहेंगे, शानदार मेल मिलाप होने वाला है, राष्ट्रीय उत्सव की तरह मेल मिलाप होने वाला है, अमृत मंथन होने वाला है। लेकिन कुछ बातों पर हमको और आपको विचार करना शुरू करना होगा। पहला, हमको और आपको इस 2 दिन में दर्शक के रूप में नहीं, डेलीगेट के रूप में भाग लेना होगा। इन 2 दिन के रूप में श्रोता के रूप में नहीं, संपर्की के रूप में भाग लेना होगा। इन 2 दिन में आपने क्या खाया, क्या पिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आप किन से मिल पाए, किन से मिले और आपका टेक अवे क्या है, क्या आप ले जा रहे हैं। नंदू भैया से मिल करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन नंदू भैया का एक संदेश यदि हम ले जा पाए तो फिर निश्चित तौर पर इस आयोजन में हमारी सहभागिता का मतलब है। क्योंकि यह आयोजन रुचिवान लोगों का सम्मेलन है, सूचनाओं का हम लोग आदान प्रदान करने जा रहे हैं, बहुत सारी नई चीज़ों से अपडेट होने वाले हैं, संवाद करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। हम लोग सांस्कृतिक समृद्धि का पुनरावलोकन करेंगे और उसको जश्न के रूप में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं इस पर बात करेंगे। कुछ कार्य योजना बनाएंगे, कुछ स्व प्रेरणा करेंगे, कुछ व्यक्तिगत और सामूहिक संकल्प लेंगे। और यह सब यदि हम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हमको सोचना होगा कि हम इतने बड़े आयोजन के सहभागी क्यों बने और बनने के बाद हमारा क्या योगदान है। क्योंकि निश्चित तौर पर मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ इस 2 दिन के आयोजन में हम यहाँ से कुछ न कुछ ले जाने आए हैं, ऐसा संकल्प मन में होना चाहिए। मारवाड़ी समाज की यदि मैं आपसे बात करूं तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा बातें कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन यह जानना बहुत ज़रूरी है आज के इस अवसर पर जब टेक अवे की शुरुआत करने वाले हैं कि किन चीज़ों पे हम गर्व करते हैं। मैं जितना समझ पाता हूँ हम मारवाड़ियों को बहुत सारी चीज़ों पे गर्व है। हमको गर्व है अपने इतिहास पे, हमको गर्व है अपनी विरासत पे, हमको गर्व है अपने संस्कार पे, हमको गर्व है हमारे नैतिक मूल्यों पर, हमको गर्व है वीरता पर और हमारी गौरव गाथाओं पर, हमको गर्व है राष्ट्र प्रेम पर, हमको गर्व है संगीत पर, हमको गर्व है विविध कला क्षेत्रों पर, हमको गर्व है भाषा पर, हमको गर्व है साहित्य पर, हमको गर्व है परिश्रम और उद्यमशीलता की हमारी क्षमता पर, हमको गर्व है परोपकार पर, हमको गर्व है हमारे अंदर आए हुए संस्कार जिसमें आदर और आतिथ्य भाव बहुत प्रमुखता से है उस पर, हमें गर्व है वास्तुकला पर, हमें गर्व है धार्मिक आस्था पर, लेकिन हमें और इसके साथ साथ गर्व है बहुत सारी चीज़ों पर। और वास्तव में देखें तो इन्हीं सभी गुणों के साथ सृजन होता है एक मारवाड़ी का। एक मारवाड़ी बनता ऐसे ही है और इन्हीं गुणों के साथ का हमारे जीवन में बहुत स्थान भी है, विशेष स्थान भी है और यही हमारी विशेष पहचान भी है। आप कल्पना कीजिए सामान्यतया लोग पैदा होते हैं कुछ बनने के लिए, हम पैदा होते हैं इन सारी उपलब्धियों के साथ। जिस दिन आप जन्म लेते हैं यह सारे गुण आपके अंदर होंगे ऐसा पूरा समाज मानता है। बहुत कम कम्युनिटी के पास ऐसी स्थिति होगी कि वो इतने गुणों के साथ जन्म ले रहा है। आवश्यकता किस बात की है कि हम अपने जीवन में इन गुणों पर काम कर सकें और इसको जागृत कर सकें। ये सब है हमारे अंदर और इन सब को जागृत करना शायद हमारे और आपके अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इनके उद्भव से ही हमारी और आपकी विशेष पहचान बनने जा रही है। तो आइए यहाँ से संकल्प का पहला चरण प्रारंभ करें कि इन गुणों को जो मारवाड़ी कम्युनिटी की विशेष पहचान है, इन गुणों को जिसकी FDR आपकी बैंक में बनी हुई है,
आपके जन्म के साथ ही आपके साथ हैं, जिन्हें जागृत करके हम और आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इस 2 दिन के अधिवेशन में निश्चित तौर पर हम लोग 3 विषयों पर फोकस करने जा रहे हैं, भाषा, साहित्य और संस्कृति विशेष करके। तो इस बात को भी हमको और आपको बहुत विस्तार से समझने की जरूरत है। मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों में आपको इशारा करने की कोशिश करूँगा। आइए बातचीत करता हूँ और एक किस्से, एक कहानी के साथ बातचीत प्रारंभ करता हूँ। लेकिन कैसे करूँ? इधर के 10-20 साल में तो मैंने कोई ऐसी कहानी पढ़ी ही नहीं बचपन के बाद जो बहुत प्रेरणा देती हो, जो नई लिखी गई हो, जो नई कही गई हो। जब हम कुछ सुन नहीं पा रहे हैं, जब हम कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, जब हम कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, तो किस्से कहानी हमारी और आपकी ज़िंदगी में आएंगे कैसे? अपना अपना जीवन याद कर लीजिए। मैं तो अपना जीवन याद करता हूँ। जो बचपन के किस्से कहानी थे, उन्होंने ही संस्कार डाले थे। आज भी खड़क सिंह की कहानी मुझे प्रेरित करती है, जो अब इस दौर में शायद सुनाई नहीं देती होगी। आज भी हमें कौवे की कहानी याद है कि पानी कैसे ऊपर आएगा। आज भी आपको और मुझे सैकड़ों ऐसी बातें, सैकड़ों ऐसे संस्कार याद होंगे जो कहानियों के माध्यम से हमारे और आपके अंदर आए हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम इस पर ध्यान दें कि किस तरीके से इस पर काम हो सकता है। हम मारवाड़ियों की यात्राओं पर अगर हम बात करें तो हम राजस्थान, हरियाणा और मालवा, जैसा मारवाड़ियों मंच कहता है, कि उस क्षेत्र से निकल करके आए। हम पूरे देश में फैल गए। हमने फिर उसके बाद पूरी दुनिया में भी हमारी पहुंच बढ़ गई, हम लोगों तक पहुंचे। और इन सब के साथ जो खास बात ये रही कि हमने इस यात्रा के दौरान अपने संस्कार छोड़े नहीं और जहाँ गए वहाँ की संस्कृति को खूब अच्छे से अडॉप्ट किया। और हम लोग भी थोड़े इस प्रवासी होने के क्रम में इस बात का हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा, क्योंकि यदि आज भी देखेंगे तो इस सभागार में मुझे लगता है राजस्थान, हरियाणा और मालवा, जिस मूल क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, उसके गिने चुने लोग यहाँ उपस्थित होंगे। बाकी हम सब वो लोग हैं जो प्रवासी के रूप में उस जगह से आ गए और हमने दूसरी संस्कृतियां भी उसी रूप में अंगीकार की। संगीता जी अगर यहाँ बैठी हैं तो संगीता जी, सुप्रिया जी महाराष्ट्र की संस्कृतियों की भी उतनी ही बात करती होंगी जितनी अपनी राजस्थान और मारवाड़ की संस्कृति की बात कर रही हैं। तो हमने दूसरी संस्कृतियां जब इतनी अंगीकार की है तो निश्चित तौर पर अपनी संस्कृति को लेकिन छोड़ा नहीं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है, जो मैं पीढ़ी से कह रहा हूँ तो मेरा आशय युवा पीढ़ी से है, हम सब लोगों से है जो लगभग मेरी उम्र के दौर में होंगे या मुझसे और भी थोड़ी सी कम उम्र के दौर में होंगे। हम लोग शायद उस रूप में अपनी नई पीढ़ी को वो चीज़ें, संस्कार, संस्कृति से जुड़ी हुई नहीं ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं जैसा हमारी पिछली पीढ़ी ने किया था। यह विचार करने का विषय है और हमको और आपको ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे जैसे एल्डर्स जाने लग जाएंगे वैसे वैसे वो संस्कृतियां विलुप्त होने लग जाएंगी। हमको निश्चित तौर पर उन संस्कृतियों को एल्डर्स के रहते रहते समझना और स्वीकारना भी पड़ेगा और नई पीढ़ी तक उसे लेकर के जाना पड़ेगा। हमारे एल्डर्स ने बहुत शानदार काम किया है, अद्भुत काम किया है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मारवाड़ियों की एक विशेष पहचान दी है। हमारी पहचान रिच लोगों के रूप में है, समृद्ध लोगों के रूप में है। हमारी पहचान हार्ड वर्किंग लोगों के रूप में है। हमारी पहचान बिजनेस ओरिएंटेड लोगों के रूप में है। हमारी पहचान उद्यमशीलता के रूप में है। हमारी पहचान सोशल वर्कर के रूप में है। हमारी पहचान परोपकार करने वाले दानदाताओं के रूप में है। शायद लेकिन इस दौर के हिसाब से हमें अपनी पहचान में भी कुछ जरूरी बदलाव करने की आवश्यकता है। हमें, और हम हैं, उसके अनुरूप हमें शिक्षित होने का भी एक पहचान अपने साथ जोड़नी होगी। हमें जोड़ना होगा कि हम सांस्कृतिक प्रतिभा के भी लोग हैं। हमें जोड़ना होगा कि हम साहित्यिक प्रतिभा के भी लोग हैं। हमें जोड़ना होगा कि हमारे अंदर नेतृत्व क्षमता भी है। हमारी पहचानों में ये नए आयाम जोड़ना आज के दौर में बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि पहचान बड़ा काम करती है। इमेज वर्क्स अ लॉट। ऐसा ना हो कि हम होश शेर अपनी नज़र में और दिखाई दे बिल्ली
दूसरों की नज़र में हमको इस पहचान पर निश्चित तौर पर काम करना होगा, और हम सबको व्यक्तिगत तौर पर ही इस पर काम भी करना होगा, क्योंकि किसी भी कम्युनिटी की पहचान व्यक्ति विशेष के कारण भी हो सकती है और व्यक्तियों के सामूहिक रूप से भी हो सकती है। हम में से यदि 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग बहुमत की संख्या में किसी एक चीज के प्रति अधिक हमारी झलक दिखाई देगी तो हमारी कम्युनिटी की पहचान उसी रूप में हो जाएगी। बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास, आप याद कर लीजिए। और ये है भी, लोग जब उपलब्धियां हासिल करते हैं, विशेष काम करते हैं, कुछ खास करते हैं, तो उनकी कम्युनिटी की पहचान बदल जाती है। आज भी अगर ये 3 चित्र देखेंगे तो विश्वास होने लगता है कि कायस्थ एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, गुजराती देश शानदार चला रहे हैं, और कहीं न कहीं मराठी क्रिकेटरों का कोई जवाब नहीं है। ऐसा नहीं कि सारे मराठी क्रिकेटर खेलते हैं, ऐसा नहीं कि सारे गुजराती देश चला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे कायस्थ एक्टिंग अच्छी करते हैं, लेकिन उनकी कम्युनिटी के कुछ खास व्यक्तियों ने, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, नरेंद्र मोदी हो या सचिन तेंदुलकर हो, उनकी कम्युनिटी को इस चीज़ में आगे कर दिया है। हमको आपको ये समझना पड़ेगा कि जब बंगाल में साहित्य की बात होती है, संस्कृति की बात होती है, तो टैगोर के विशेष योगदान ने निश्चित तौर पर बहुत आगे कर दिया है। हमको आपको समझना पड़ेगा कि टाटा बिरला के बारे में जितनी कहावतें हैं, केडिया जी ने आज उसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन वो सारी कहावतें के साथ जब मारवाड़ी कम्युनिटी गर्व की बात करता है तो निश्चित तौर पर इन लोगों की विशेष उपलब्धियां रही होंगी। पारसी कम्युनिटी का अगर हिंदुस्तान में आदर और सम्मान इतनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद है, तो उसमें टाटा का क्या सक्रिय होना और प्रभावी होना बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हमको आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब लास्ट ईयर के यूपीएससी एग्जाम में कोई गरिमा लोहिया ऑल इंडिया पर 2nd रैंक आती है तो मारवाड़ी कम्युनिटी को अलग पहचान मिल जाती है। तो ये बहुत बड़ी आवश्यकता है और हम सब लोग गौरवान्वित होते हैं। मैंने देखा है उस दौर में हम सब लोग कितना बड़ा अभियान चलाते हैं और कितनी खुशियां जाहिर करते हैं जब गरिमा लोहिया जैसी कोई उपलब्धियां आती है। और केवल गरिमा लोहिया नहीं है, हर उस ओकेजन पर जब मारवाड़ी बच्चा या मारवाड़ी व्यक्ति कुछ भी खास और विशेष करता है, हम सब लोग हर्षोल्लास से भर जाते हैं। महेश भैया बैठे हुए हैं, महेश जालान जी, हाँ, अभी अभियान चला रखा उन्होंने सीए जैसे ही सीए की लिस्ट निकली, कौन कौन मारवाड़ी आ गया, लिस्ट निकालो, फटाफट बधाइयाँ दो, आगे बढ़ाओ। हम और आप ये बात समझते हैं कि जब हमारे किसी भी क्षेत्र विशेष में कोई सेलिब्रिटी क्रिएट होगी तो निश्चित तौर पर कम्युनिटी को इसका लाभ होगा, अदरवाइज महेश जी को कितना लाभ होने वाला है। लेकिन एक संगठन के रूप में, एक मारवाड़ी संगठक के रूप में ये समझते हैं कि कम्युनिटी को बहुत बड़ा लाभ तब होगा जब ये उपलब्धियां आएंगी। तो निश्चित तौर पर इस दिशा में अगर ध्यान दें तो मेरा 3 सजेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस दिशा में कि अगर आप चाहते हैं कि बेहतर सामाजिक प्रभाव क्रिएट हो, संस्कृति का प्रसार हो, तो 3 बातों पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि जिस भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति ने उपलब्धियां प्राप्त की है, इसको यथासंभव अधिक से अधिक प्रसारित कीजिए, उनका सार्वजनिक सम्मान कीजिए और उनका गुणगान कीजिए। जितना बड़ा उनका कद होगा, आप विश्वास मानिए कम्युनिटी को उसका लाभ पहुंचेगा। हर क्षेत्र में जहां पर भी कोई मारवाड़ी प्रतिभा यदि उभर रही है तो प्लीज उसको प्रोत्साहन दीजिए, बड़े रूप में प्रोत्साहित कीजिए। और तीसरा, सामाजिक कुरीतियों और कमजोरियों को न्यूनतम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि निगेटिविटी फास्ट ट्रैवल, निगेटिविटी जो है बहुत ट्रैवल करती है फास्ट, तो इसलिए उसको जितना मिनिमाइज कर सकते हैं करें। बहुत काम है इन 2 दिनों में हम सब के ऊपर, क्योंकि यदि हमने आयोजन किया है तो इसको संपूर्णता की ओर ले जाना होगा और आप में से हर व्यक्ति की बड़ी जिम्मेदारी है, हर सत्र में उपस्थित रहने की जिम्मेदारी है, हर बात को सुनने और समझने की जिम्मेदारी है और हर बात से यह खोजने की आवश्यकता है, जिम्मेदारी है कि हम क्या कर सकते हैं, किस रूप में हम योगदान कर सकते हैं। लाखों करोड़ों मारवाड़ियों के सम्मान और गौरव की दिशा में एक बड़ी पहल इस आयोजन के बाद हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। हमारे पुरखों और पूर्वजों और अभिभावकों की जो भी इच्छा रही है उसके अनुरूप हम चीज़ों को ले जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं बहुत संक्षेप में कोशिश करूँगा कि अगले कुछ मिनट में आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर आपसे थोड़ी सी बातचीत कर लूँ, क्योंकि भाषा, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में ही बात करूँगा, जिन 3 विषयों पर हम लोग इस सत्र में फोकस करने जा रहे हैं, इस अधिवेशन में फोकस करने जा रहे हैं, इस आयोजन में फोकस करने जा रहे हैं।
पहली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मारवाड़ी भाषा का उपयोग और अभ्यास है। और युवाओं का एक बड़ा प्रश्न है कि मारवाड़ी भाषा सीखूं क्यों, कैसे सीखूं और किससे सीखूं। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इसको एक बड़े प्रयास के रूप में लेके चलें। आइए हम लोग अपनी दैनिक जीवन में मारवाड़ी भाषा का उपयोग बढ़ाएं, अपने परिवार, दोस्तों, बच्चों के साथ ये अधिकाधिक मारवाड़ी में बातचीत करें, घरों पर मारवाड़ी, बच्चों को मारवाड़ी सिखाएं। मैं जब भी रवि से बात करता हूँ, सिंघानिया जी से बेंगलोर में रहते हैं और सालों से रहते हैं, लेकिन बातचीत की शुरुआत में इनकी ओर से एक मारवाड़ी वाक्य आ ही जाता है। ये शुरुआत ही ऐसे करते हैं कि पूरी बात यदि मारवाड़ी में हो जाए तो बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पर हम सबको अपनी शैली में इस बात को लिखना होगा। हमको सोशल मीडिया पर भी कुछ मारवाड़ी में पोस्ट प्रारंभ करना होगा और मुझे लगता है इस दिशा में मुझे भी काम करना प्रारंभ करना होगा। मैंने इस प्रयास जहाँ तक बात की है इस स्लाइड में, उसमें प्रयास वो है जो इंडिविजुअली हम और आप कर सकते हैं। इसके लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहराने की जरूरत है। मेरे और आपके घर में बच्चों को मारवाड़ी सिखाने के लिए पड़ोसी नहीं आएगा, न कोई टीचर आएगा, न कोई और आएगा। मेरी और आपकी जिम्मेदारी ये बात समझनी पड़ेगी। मैंने कुछ कार्यक्रम भी सुझाने की कोशिश की है हर स्लाइड के माध्यम से कि जहाँ संगठन विशेष रूप से काम कर सकते हैं, तो संगठन को सोचना पड़ेगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय यहाँ उपस्थित हैं तो ये काम और आसान हो जाता है। हमको भाषा जागरूकता की कार्यशालाएं, नियमित कक्षाएं और ऑनलाइन पाठ्यक्रम करना होगा। हम ईमानदारी से बात करें, हम लोग पिछले 15 साल से 20 साल से राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में तो लाना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि हमने पिछले 15-20 साल में कितनी कोशिश की है इस बात की कि हम राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम चलाएं। और यदि हम राजस्थानी भाषा को नई पीढ़ी तक बढ़ावा देने का कार्यक्रम नहीं चला रहे हैं तो केवल संविधान की 8वीं अनुसूची में ला करके भी क्या फायदा होने वाला है। हमको मारवाड़ी भाषा में लेखन, कविता से जुड़ी हुई प्रतियोगिताएं करनी पड़ेगी। मुझे मालूम है आप कहेंगे कि शाखा स्तर पर लोग नहीं मिलेंगे। आप शुरू करेंगे तब मिलेंगे। कंपटीशन जब शुरू होता है तब कैंडिडेट्स आते हैं। ऐसा नहीं होता कि बहुत कैंडिडेट पहले ही आके इकट्ठा हो जाए। मालू जी इस बारे में बहुत सारी चीज़ों के उदाहरण हैं। इन्होंने इतनी सारी नई पहल शुरू की है, उसका परिणाम हुआ है कि आज उन पहलों में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमको लेखकों के सम्मेलन है, कवि सम्मेलन है। आज कितने गर्व के साथ यहाँ कुछ कविता पाठ हो रहा था। मुझे मालूम नहीं, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि मैं चूँकि विलम्ब से आया कि वो उन सब की रचनाएँ स्वयं की थी या नहीं थी। अगर स्वयं की थी तो अद्भुत थी, और नहीं भी थी तो मैं तो कहता हूँ मारवाड़ी भाषा में दूसरों की रचनाओं पढ़ना शुरू करवाओ। एक ऐसा एक ऐसी प्रतियोगिता सोचिए जिसमें दूसरे मारवाड़ी कवियों की कविताएं पढ़ें ना। बच्चे मारवाड़ी में कविता पढ़ेंगे तो ही लिखेंगे। प्रमोद भाई जी इस बात के उदाहरण है कि जब पढ़ना और सुनना शुरू हो जाएगा तो लिखना अपने आप शुरू हो जाएगा। ये बहुत आवश्यक है। हमको मारवाड़ी साहित्य का यथासंभव अधिक से अधिक प्रसार करना पड़ेगा। अब मारवाड़ी साहित्यिक रचनाओं और लेखन की बात करूं तो फिर युवा पीढ़ी और नई पीढ़ी के पास बड़े प्रश्न हैं कि भाई प्रोत्साहन कहाँ है, कब किसने प्रमोट किया कि हाँ होना चाहिए, कब किसने मारवाड़ी में कुछ रचनाओं के लिए प्रोत्साहित किया और उसकी पीठ थपथपाई गई। अगर नहीं प्रोत्साहन है तो आप विश्वास मानिए काम आसान नहीं है। आप बच्चे को एक समय का खाना खिलाने के लिए तो उसको कहते हैं कि 5 मिनट के लिए मोबाइल दे दूंगा, एक चॉकलेट दे दूंगा, लेकिन भाषा के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं कर रहा है। तो शायद इस पे हमको और आपको काम करने की जरूरत है। मारवाड़ी साहित्य की पुस्तकें खरीदने की सोचिए, लिखते पढ़ते रहिए, साहित्यिक क्लबों का आयोजन कीजिए, उन आयोजनों में प्रतियोगिताओं और आदि माध्यम से कीजिए। और इस मामले में भी मुझे लगता है कि संगठन भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकता है। मारवाड़ी उत्सव और परंपराएं अगला विषय। अगेन फिर मारवाड़ियों की कुछ युवाओं की जिज्ञासा है। वो पूछते हैं कि भाई इनका विवरण क्या है, डिटेल क्या है, उद्देश्य कहाँ है और इसमें आनंद क्या है। आप विश्वास मानिए, मैंने तो देखा है कि जब जब मारवाड़ी उत्सव होते हैं सब लोग झूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन सच बात यह है कि इन उत्सवों को अब हमने उन लोगों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर छोड़ दिया है। हम कितनी पहले, मुझे आज भी याद है, मतलब 4-5 साल की उम्र से तो याद है, बासीड़ा के मौके पर माताजी सुबह सोए हुए बच्चे को उठा करके, और इसलिए कि उसको 7 बजे स्कूल जाना है, 5 बजे ही चलो, ले करके हर हालत में संतोषी माता के मंदिर जाती थी। और हम वहाँ जाकर इतने सारे मारवाड़ी फैमिलीज से मिलते थे, इतना इंटरेक्ट करते थे। फिर धीरे धीरे हर साल जाने की आदत पड़ गई और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ हम मारवाड़ी लोगों से मिलने लगे, जहाँ हमारे कानों में मारवाड़ी गूंजने लगी।
तो निश्चित तौर पर इस तरह के बहुत सारे आयोजन हो सकते हैं जिस पे हमको और आपको विशेष प्रयास करने होंगे। और बहुत आसान है, रीति रिवाज के बारे में लोगों को बताया जाए। कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं 30 गणगौर के, होली के, दिवाली के। मैं दिल्ली का सुनता हूँ तो बड़ा खुश होता हूँ। दिल्ली में आज भी मारवाड़ियों के बीच में ढप का कल्चर है। रवि मुझे बताते हैं कि 10-10 दिन तक उनके यहाँ अलग अलग स्थानों पर ढप का आयोजन होता है और वो लोग जाते हैं, मारवाड़ी फैमिलीज इकट्ठा होती हैं। सो वंडरफुल थिंग। तो हमको और आपको ये सोचना होगा अपने शहर में, अपने क्षेत्र में, हर जगह पर कि हम इस तरह के कार्यक्रमों को बढ़ावा भी दें। और सामाजिक संगठन की ओर से हम लोग एज युवा मंच, एज मारवाड़ी सम्मेलन या और जो भी संगठन है जो अपने आप को मारवाड़ी प्रमुख होने का दावा कर रहे हैं, उनकी ओर से इस बात को प्रयास करें कि ये आयोजन हो। प्रमोद भाई जी आ गए। मैं जानता था मेरा समय पूरा हो जाएगा तो प्रमोद भाई जी आ ही जाएंगे। प्लीज 5 मिनट 5 मिनट। अब इसी तरीके से जब हम उत्सवों और परंपराओं की बात कर रहे हैं तो अगला प्रश्न उठता है कि मारवाड़ी लोक कला और संगीत का प्रसार। इतने सारे संगीत आ गए हैं तो युवा पूछेगा नहीं कि मारवाड़ी संगीत में खास क्या है। अब उसको ये बताने की जिम्मेदारी कि इसमें संगीत में खास क्या है किसकी है, तो हमारी है। हमको मारवाड़ी संगीत, मारवाड़ी भजन, मारवाड़ी की नृत्य की कार्यशालाएं और उसका अभ्यास, उसमें परिवार के साथ भाग लेना, उसको एक कम्युनिटी प्रोग्राम बनाना, हम लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने में यथासंभव अधिक से अधिक मदद करना, और यह सारे काम हमारे संगठन विशेष करके अच्छे से कर ही सकते हैं। अगला प्रश्न है और अगला विषय है वो है मारवाड़ी व्यंजन और परिधान। मैं इसके बारे में एक बहुत खास बात आपको अभी 2 मिनट के बाद और बताऊंगा, लेकिन मारवाड़ी खान पान और परिधान में औरों से स्पेशल क्या है, यह प्रश्न यदि युवा पूछने लग जाए तो हमको और आपको चिंता करने की आवश्यकता है। हमको और आपको फिर सोचना पड़ेगा कि इस काम को हम सही तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे वर्किंग सिस्टम में कोई डिफेक्ट आ गया है। हमको करना कुछ नहीं है, सिंपल काम है। पहला, पारंपरिक मारवाड़ी व्यंजन पकाते रहिए और पकवाते रहिए, घरों में बोल के बनवाइए, परिवार के साथ इन व्यंजनों का आनंद लीजिए। अपने आतिथ्य के अवसरों पर विशेष करके पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक, यहाँ तक कि व्यावसायिक आयोजनों में भी मारवाड़ी व्यंजन को मेनू का हिस्सा बनाइए और मारवाड़ी परिधान को अधिकाधिक पहनने की कोशिश कीजिए। और कुछ पारंपरिक अवसर हो तो पारंपरिक, परिवार विशेष अवसर हो तो पारंपरिक परिधान तो निश्चित पहुंचना चाहिए। अब संगठन इसमें बहुत पहल कर सकता है। हम मारवाड़ी व्यंजनों के से जुड़े हुए कई उत्सव, कई कार्यक्रम कर सकते हैं। कभी करके तो देखिए कि एक बैठक ऐसी हो जिसमें 40 सदस्य आने वाले हैं, तो भैया आज की तारीख में हम होटल से कुछ नहीं लेने वाले हैं, समाज भवन में करेंगे। कोई एक मारवाड़ी व्यंजन अपने घर से बना करके लेके आओ और मिल करके खाएंगे। एक आदमी 3 व्यक्ति का लेके आओ, ज़्यादा लाना भी नहीं है। फिर देखो कितना बड़ा उत्सव हो जाता है। हमको और आपको इन व्यंजनों को, इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा देना होगा। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है भी लेडीज़ के प्रोग्राम में, हमारी ब्रांचेस के प्रोग्राम में और नेशनल प्रोग्राम में एक फैशन वॉक किया गया जिसमें मारवाड़ी ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ इन लोगों ने, सुप्रिया जी, अनुराधा जी, इन सब लोगों ने विशेष पहल की। सब वंडरफुल आइडिया। हमको और आपको भी ये विचार करना चाहिए कि किस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। जो अगला विषय है वो बहुत सिंपल है और वो है डिजिटल माध्यमों का विषय, क्योंकि डिजिटल माध्यमों का उपयोग भी निश्चित तौर पर बढ़ना ही चाहिए। और डिजिटल माध्यम में यदि हम संस्कृति की बातों को नहीं रख पाएंगे तो आप विश्वास मानिए कि हम उतने प्रभावी नहीं हो सकेंगे जितने प्रभावी होने की आवश्यकता है। इस आधुनिक युग के अनुसार इस बात पर काम करने की ज़रूरत है। तो आप सबसे अनुरोध है कि कृपया मारवाड़ी संस्कृति से जुड़ी हुई सामग्री अपने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निश्चित तौर पर साझा करें। कुछ यूट्यूब और ब्लॉग्स को प्रमोट करें। बहुत सारे कार्यक्रम हैं, इसमें संगठन की भूमिका ज़्यादा है, चाहे वो ऑनलाइन लाइब्रेरी बनाना हो और डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना हो जिस पे संस्कृति के मैटर डाले जा सकते हो इससे जुड़े हुए, और अपने समाज बंधुओं और युवाओं को प्रेरित करना हो, व्यापक रूप से ब्लॉग और सोशल मीडिया पर काम करना हो। ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। अगेन इसमें प्रोत्साहन भी देने की आवश्यकता है। एक और बड़ा प्रश्न आता है वो ये कि समुदाय और संगठन में सक्रिय भागीदारी का क्या फ़ायदा है। निश्चित तौर पर यदि हम लोग कुछ ऐसा करते हुए दिखाई देंगे जो लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा, तभी ऐसा लगेगा कि हमारे इन संगठनों का फ़ायदा है
और इस तरह की सामुदायिक गतिविधियों का फायदा है। तो आइए इसमें भी प्रयास करते हैं। कोशिश कीजिए कि समाज का हर वर्ग, हर व्यक्ति इन संगठनों से, इस तरह की समितियों से जुड़े और सांस्कृतिक और अन्य आयोजनों में सक्रियता से भाग ले सके। और संगठन इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। हम लोग कई बार बात भी करते हैं कि हर घर से एक व्यक्ति समाज का संगठन में जुड़ा होना चाहिए, तो उसके लिए एक विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। और जो नहीं जुड़े हैं उनको भी संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रमों में बुला सकें तो और अच्छा होगा। बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि इस पर हम शोध और अध्ययन कितना कर पा रहे हैं और सांस्कृतिक नेतृत्व के लिए कितने लोगों को तैयार कर पा रहे हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी ये जानना चाहती है, उसको हर चीज़ का लॉजिक चाहिए कि हमारी परंपराएं सही और वर्तमान हेतु प्रासंगिक है कि नहीं है, तो उनको बताया जा सकता है। तो इसकी विरासत की जो धरोहर है और उस पर गहराई से समझे। और कुछ युवाओं को संस्कृति के क्षेत्र में काम करने के लिए, जिसको कल्चरल लीडरशिप कहते हैं, उसके लिए प्रशिक्षित करने की भी कोशिश करें तो हम लोग बहुत काम कर सकते हैं। जो प्रयास हम कर सकते हैं वही कि मारवाड़ी परंपरा और रीति रिवाज की व्यापक जानकारी रखें, युवाओं की जिज्ञासाओं को टाले बिना सही उत्तर देने की कोशिश करें, ये पूछ के दें, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। युवाओं के द्वारा भी प्रश्न पूछे जाते रहने चाहिए, क्योंकि जितना हम जानेंगे उतना हम करेंगे। युवाओं को सांस्कृतिक लीडरशिप के लिए आगे आना होगा। इस दिशा में भी सामाजिक संगठन बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अब एक बात बड़ी महत्वपूर्ण करने जा रहा हूँ आपसे। हम में कितना दम है, इस बात की बात करता हूँ। बहुत सारा दम है। ये जो बड़ी शादियां होती है, 99% आप लोग मानते होंगे कि वो मारवाड़ियों की होती है। बिग फैट वेडिंग जब भी आप सुनेंगे तो भले ही चाहे उसमें कहा गया हो या न कहा गया हो, लेकिन लोग कहते मानते हैं कि ये मारवाड़ियों की वेडिंग है। तो ये जो बिग फैट वेडिंग है, यद्यपि अगर मारवाड़ी की नहीं है, अभी जो फोटो लगा रखी है मैंने, आज देश में सबसे चर्चित शादी की फोटो है, मारवाड़ी की नहीं होने के बावजूद भी आप पाएंगे कि हमारी कॉस्ट्यूम, हमारे फूड और हमारे डेकोरेशन के बिना कोई भी शादी बिग फैट वेडिंग नहीं हो सकती। आप जितने रील्स आजकल देख रहे हैं ना, पूरा छाया हुआ है, जितने रील्स देख रहे हैं, कॉस्ट्यूम को गौर से देखने की कोशिश कीजिएगा। फूड की लिस्ट यदि कहीं से मिल जाए तो देखने की कोशिश कीजिएगा। मैंने तो अपने शहर में भी गौर से देखा है कि नॉन मारवाड़ी, पंजाबी और कम्युनिटी के लोग भी अपनी शादी में कुछ बड़ा करना होता है, अरे आज तो खाना स्पेशल खिलाना है, तो वो कहते हैं कुछ मारवाड़ी डिश बना दो। हम और आप भले चाहे इटालियन, मैक्सिकन रखवाने लग गए हो, लेकिन निश्चित तौर पर आज भी मारवाड़ी डिश के बिना वो नहीं। इस बड़ी शादी में भी अगर आप देखिएगा गौर से, तो आप पाएंगे कि मोर के बिना सजावट पूरी नहीं हुई है। तो करोड़ों की सजावट में भी जब मोर दिखाई दिया है, तब जाकर के वो बिग फैट वेडिंग होता है। हमको और आपको इस पर काम करना होगा। हमको आपको इस बात को, और बहुत परिवर्तन है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में राजस्थान सबसे बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन है, यदि बड़ी वेडिंग करनी है। तो हम जब इस रूप में स्टैब्लिश हैं, तो किस तरीके से हम और काम कर सकते हैं, ये हमारे आपके समझने की जरूरत है। हमको यदि वास्तव में हम चाहते हैं कि आगे भविष्य में, क्योंकि मारवाड़ी इज द बेस्ट, ये सब लोग मानते ही हैं, हम चाहते हैं कि आगे भविष्य में और बेहतर कैसे हो सकता है, तीन छोटे छोटे सुझाव देने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला सुझाव ये है कि अपने मारवाड़ी मित्रों के साथ भोजन की बैठकें बढ़ाइए। एक दूसरे के साथ बैठिए, फैमिली के साथ बैठिए और मारवाड़ी डिशेस के को प्रमुखता के साथ रखिए। आप विश्वास मानिए, आप डिमांड बढ़ा देंगे, क्योंकि आप सब लोग फूड विशर्स हैं, आप सब लोग ईटर्स हैं। डिमांड बढ़ा देंगे तो रेस्टोरेंट के मेनू में इसको आने में भी देर नहीं लगेगी। और नहीं तो घरों पर बैठिए और मारवाड़ी डिशेस को निश्चित तौर पर प्राथमिकता दीजिए। जितनी अधिक आप मारवाड़ियों के साथ इस तरह की बैठकें करेंगे, मारवाड़ी में संवाद करेंगे, मारवाड़ी भोजन करेंगे, हमारे कल्चर का ड्रेस पहनेंगे, तो निश्चित तौर पर माहौल बनने लग जाएगा। आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि बचपन से ही आपके बच्चों के दोस्तों में भी मारवाड़ी बच्चे आएँ। बड़ा ट्रिकी सवाल हो सकता है, बड़ा सेंसिटिव इशू हो सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। आप विश्वास मानिए, कल्चर सपोर्ट आसान हो जाएगा। आपके बच्चे का बहुत कुछ सीखना आसान हो जाएगा, क्योंकि सेम कल्चर की कुछ चीज़ें मिलेंगी। मारवाड़ी बच्चों में बचपन से ही कोशिश कीजिए कि मारवाड़ी ट्रेडिशंस की वाइब कर दी जाए, वीव कर दिया जाए। आइए
बात को समाप्त करते हैं, चर्चाएं फिर होती रहेंगी। 5 छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछ करके आपसे विदा लेता हूँ। आपका अब तक मारवाड़ी भाषा, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान क्या है? दूसरा, आपके परिवार और बच्चों का मारवाड़ी भाषा, साहित्य और संस्कृति के बारे में क्या सोचना है? तीसरा, पिछले 6 माह में आपने इस दिशा में कुछ बताने लायक किया है क्या? चौथा, आपके यहाँ पधारने की उद्देश्य पूर्ति कैसे हो? और पांचवा, यहाँ से जाने के बाद 3 महीनों में आप द्वारा इस दिशा में उठाए जा सकने वाले 7 कदम क्या होंगे? मेरा मानना है कि हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर हैं। आइए, आज से बेहतर कल होगा, इस विश्वास के साथ आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत अनिल जी के अभी जो कार्यशाला को या बात को, मैं अनिल जी 2 बातें मैंने गलत साबित कर दी आज। मैं तो यह समझता हूँ कि अनिल जी खाली व्यक्तित्व विकास की कार्यशाला लेवे है, कल्चर भी इतनी बढ़िया बोलेगा या मैंने उम्मीद कौन थी, या तो उम्मीद थी कि अच्छा बोल सी, पर यह गहराई तक बोलेगा मैंने उम्मीद कौन थी। तो जी यहाँ दिन का सारा पहलू पहर अच्छा, रात को आपको महत्व है, शाम को आपको महत्व है, लेकिन सुबह उगत सूरज की सुबह देख लेना तो पूरा दिन देख लो, पूरी प्रकृति देख ली। तो 2 दिन का कई सत्र अच्छा हो से, पर यह सत्र में सारी बात आ गई, ये सत्र देख लो, पूरा आयोजन समझ में आ जाए आपके। कई लोग पूछ रहा है ये सत्र क्यों कर रहा? हाँ, मैं महादेव के समझाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन यो पूछा बाद में ये सारा प्रश्न खत्म हो जाएगा कि क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ, और मैं एक निवेदन करूँ अनिल जी से कि आज जितनी बातें हुई है, इन्हें कॉफ़ी टेबल के रूप में बुक जो है, कॉफ़ी बुक टेबल बुक जो है ना, आप निकालो, और मार्च में आपनो दिसंबर अधिवेशन है, तो ये एक रिकॉर्ड है, बहुत बड़ी रेयर समाज के बारे में इतनी बातें का उत्तर आप दिया हो। रेयर बुक है, ये कॉफ़ी टेबल बुक निकाल दो। कॉफ़ी टेबल नहीं खाते हैं, आप कोई किताब भी निकाल सके, आप कॉफ़ी टेबल लोगों के चाल हो जाए, जो आज का मॉडर्न जनरेशन जो है ना, वो कॉफ़ी टेबल से पढ़ लेगी, तो एक ही निकालो, बहुत बढ़िया है। और इतना बढ़िया है तो यह साबित कर दिया कि भी तहजीब की बातों को न बेमतलब समझो। लोग कहीं आप कल्चर की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो तहजीब की बातों को न बेमतलब समझो। समाज जाग उठते हैं अक्सर इन्हीं अफसानों से। आपको बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भैया। और अनिल भैया की बातों को बहुत ही रिप्रेजेंट किया है प्रमोद भाई जी ने। हम लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि आज अपनी धरोहर में भी अनिल भैया ने 3 विषयों को अलग अलग समझाते हुए हम लोगों को संस्कृति, भाषा और संस्कार, इन तीनों को अलग अलग बाइफरकेट करते हुए हम लोगों को जो समझाया है, आज हम लोग इस कार्यशाला कहें, इस बातचीत कहें, इससे धन्य हुए हैं। और हम लोग यह कोशिश जरूर करेंगे कि अनिल भैया की इन बातों पर हम लोग मनन करते हुए उसको कार्य रूप दें। पुनः अनिल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी ने अभी एक बात बोली कि मारवाड़ी भाषा सीख के क्या फायदा। एक सवाल पर सवाल आया। मैं आपको सच घटना बताता हूँ। मेरा बेटा जब चार्टेड किया तो उसको पूछा गया कितनी भाषा जानते हो, तो उसने लिखा इंग्लिश, हिंदी और नीचे लिखा राजस्थानी। तो जो 2-3 इंटरव्यू जब हुए उसके, तब लास्ट में पूछा, जो बहुत टॉप में बैठे हुए थे, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, तो उसने वो पूछोगे तू राजस्थानी जाना है क्या? तो उसने बोला मैं जानू हूँ। तो बोलो जयपुर जानू है? तो बोलो मैं जाऊँगा। और उसको आज मैं बता दूं कि उसको एक शब्द पहिए बोलने पर और मारवाड़ी बोलने पर उसको टॉप मैनेजर बनाया गया। मैं ये बात बता रहा हूँ, ये बात ये बहुत जरूरत है।
बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन के लिए अच्छा, भाई जी का आदेश हुआ है कि बहुत देर से हुआ गया खाना खाए हुए, तो अब तो कुछ चाय नाश्ता भी हो जाना चाहिए। तो चाय नाश्ता के लिए हम लोग पीछे हॉल में चले 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद भाई जी